जब से माला सुधार घर में आई है, अचानक बड़ी हो गई। सब कुछ तो नहीं, पर हाँ, बहुत कुछ समझने लगी थी। अपने शरीर को छूती तथा छूकर फिसलती निगाहों को परखने लगी थी। दिन रात पश्चाताप की आग में जलने लगी थी कि क्यों अपने निर्दोष पिता को मारा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ये है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, कहानियां जो दिल से निकले, सीधे दिल पर दस्तक दें। तो साहिबान कदरदान, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और कहानियों को दिल तक पहुंचने दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये कहानियां आपको अपने आगोश में ले लेंगी। तो चलिए, बिना देर किए मैं हट जाती हूँ आपके और कहानियों के बीच से और सुनते हैं कहानी संख्या 32। कहानी का नाम है काश। बाग में पौधों में पानी डालते हुए माला सोच रही थी कि उसके जीवन में जो बदलाव आया है, क्या यह उसके सपनों का परिणाम है या कोरा सपना है। यदि मुझे ऐसी माँ न मिलती और किस्मत ने डॉक्टर वर्षा से न मिलवाया होता, तो न जाने कैसा नारकी जीवन में जी रही होती। बर्तनों को कपड़ों से पोंछते हुए शेल्फ पर लगाते हुए माला की माँ सोच रही थी कि यदि मेरी बेटी को समय पर डॉक्टर साहब नहीं मिली होती, तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद ही हो गया होता और मैं अनपढ़ गंवार कुछ नहीं कर पाती। लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही डॉक्टर वर्षा सोच रही थी कि क्या हर लड़की को ऐसी निर्भीक माँ मिलती है? क्या हर माँ अपनी बेटी के लिए इतना ही संघर्ष करती जितनी माला की माँ ने माला के लिए किया? प्रश्न तो प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में उपजते ही रहेंगे, पर सच तो यह है कि माँ माँ होती है। वह न अमीर होती है, न गरीब होती है, न सुंदर होती है, न बदसूरत होती है। माँ माँ इसलिए होती है क्योंकि उसके दिल में माँ का दिल होता है, जहाँ ममता का सागर लहराता रहता है। उसकी डांट में ममता है, प्यार में ममता है। वो अपने बच्चे के लिए किसी भी परिस्थिति से नहीं डरती। ये ममता ही तो है जो उसे सबसे अलग बनाती है, जो उसे माँ बनाती है। जिस माला को अपनी माँ से बेहद नफरत थी, उसी माला को आज माँ से प्यार हो गया था। एक समय था जब माँ की शेरनी जैसी आंखें हर क्षण हर पल उसकी निगरानी किया करती थी। माँ की छत्र छाया में निर्बाध घूमती फिरती उसने कब बचपन की दहलीज पार कर जवानी में कदम रख लिया, पता ही नहीं चला। समझदारी नासमझी के बीच, बचपन व यौवन के बीच उससे ऐसा अपराध हो गया जिसे वह समझ ही नहीं पाई। अपने ही हाथों अपने पिता का वध करके वह ऐसे खड़ी थी मानो उसने कुछ किया ही नहीं। पुलिस आई। जिस माँ से वह नफरत करती थी, वही माँ रोती बिलखती उसे बचाने के लिए पुलिस के पैरों पर गिर पड़ी। जब पुलिस नहीं मानी तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, अपराध हमसे हुई गो साहब, हम अपने पति का मारन है। काहे कि वो शराब पी के सारा दिन गाली गलौज करत रहा, पिटाई कीन करत रहा। पर पुलिस तो साक्ष्य मांगती है, और जिस डंडे की चोट से दशरथ की मृत्यु हुई थी, उस डंडे पर तो माला की उंगलियों के निशान थे। माला को सजा हो गई। उसकी उम्र को देखते हुए तथा गैर इरादतन हुए अपराध के कारण उसे 10 वर्ष के लिए बाल सुधार घर भेज दिया गया। बाल सुधार घर में आए हुए अभी 1-2 सप्ताह ही बीते थे कि नौकरी पर तैनात कुछ मनचले उसे बुला बुला कर पूछते, ए बता, तूने अपने बाप को क्यों मारा? क्या कर रहा था तेरा बाप उस समय? तू चिढ़ गई थी क्या उससे? माला सिर झुकाए बस चुपचाप खड़ी रहती। जब पूछने वाले हंस बोल लेते और उसकी चुप्पी से परेशान हो जाते तो उसे भगा देते, कहते, चल भाग यहां से। माला कभी अपने परिवार के साथ राजागंज पुल के नीचे अपना जीवन बिताया करती थी। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात के थपेड़ों से जूझते उसका बचपन बीत रहा था।
सुबह उठते ही उसकी माँ उसे गंदा संदा बनाकर भीख मांगने चौराहे पर भेज दिया करती थी। वह माँ की निगाह बचाकर मुंह हाथ धोकर कभी कभी सज लिया करती थी। भीख के पैसों में से कुछ पैसे बचा लिया करती थी और माँ की नज़र बचाकर पास की दुकान से सजने संवरने का सामान खरीद लिया करती थी। माँ जब भी उसे साफ सुथरा देख लेती, दूर से उसे गाली देती, नास पीटी, बहुत जवानी चढ़ गई है, उतार फेंक ये मेकअप सेकअप। बड़ी आई सजने संवरने, फिर पकड़कर 2-4 मुक्के घूसे मारती और बाल बिखेर कर मुंह पर कालिक मल दिया करती थी। माला जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में सजी संवरी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखती तो सोचती, आखिर मेरी माँ इतनी जल्लाद क्यों है? वो मुझे सजने संवरने क्यों नहीं देती? हर समय पीकर गाली गलौज करने के कारण पिता से तो नफरत थी ही, अब पिता के साथ साथ उसे माँ से भी नफरत होने लगी थी। एक रात कुछ अटपटी आवाज सुनकर माला की आंख खुल गई। अपने पिता को माँ पर झुके देख उसने सोचा, हो सकता है पिता के अत्याचार का ये एक और कोई तरीका है। अतः बिना कुछ सोचे समझे पास में पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाकर पिता के सिर पर दे मारा। चोट कुछ ऐसी लगी कि दशरथ थोड़ा सा तड़प कर शांत हो गया। माँ ने अपने कपड़े ठीक किए, एक जोरदार झापड़ माला को मारा और फिर अपने पति को उठाने लगी। उठता तो वह है जो जीवित हो, मृत कब कहाँ उठता है। माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। आधी रात को भी अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। माला उस भीड़ में खोई खोई सी खड़ी सोच रही थी, आज माँ को क्या हो गया? वो रोज पिता को गाली देती थी, उससे मर जाने या कहीं डूब मरने की बात कहती थी। आज उसी पिता को मैंने डंडे से मार दिया तो रो क्यों रही है? अचानक वह चौंक पड़ी। उसे लगा शायद कोई आ रहा है। उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। जरा सा पर्दा हिला, उसे लगा वहां भी कोई खड़ा है। वो डर गई और सिमट गई। अपने पैर को छाती से लगाकर उसमें मुंह छिपाकर रोने लगी। उसे बाल सुधार घर में आए 4 महीने हो गए थे। जब वह आई थी तो शुरू शुरू में बड़ी खुश थी। सोचती थी चलो पीछा छूटा रोज रोज की भीख मांगने से, अब मैं खूब सजूंगी। यहाँ सजने संवरने पर कोई डांटने मारने वाला भी नहीं है। पहनने को कपड़े मिल रहे थे, रहने को घर था, ऊपर छत थी, नीचे सोने के लिए जमीन और दरी चादर मिली थी। पर विडंबना यह थी कि आज यहाँ बंद कमरे में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। वहीं पुल के नीचे, खुली छत के नीचे, बिना चार दीवारी के भी वह पूर्ण सुरक्षित थे, क्योंकि वहां माँ की शेरनी जैसी आंखें उसकी निगरानी किया करती थी। जब से माला सुधार घर में आई, अचानक बड़ी हो गई। सब कुछ तो नहीं, हाँ बहुत कुछ समझने लगी थी। अपने शरीर को छूती तथा छूकर फिसलती निगाहों को परखने लगी थी। रात दिन पश्चाताप की आग में जलने लगी थी कि क्यों अपने निर्दोष पिता को मारा। जब कभी अपनी विधवा माँ को देखती तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। राजागंज के चौराहे पर भीख मांगने वाली लड़की को बाल सुधार गृह में लोगों की निगाहों, प्रश्नों व परिस्थितियों ने बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। वह भाग जाना चाहती थी यहाँ से, यहाँ के सुरक्षित कहे जाने वाले असुरक्षित घेरे से। कई रातें बीत गई जागते। डर के मारे उसे नींद ही नहीं आती थी। धीरे धीरे जगे रहने और डरने के कारण उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। डर ऐसा बैठ गया कि पत्ता खड़कने से भी डरने लगी। उसे अपने साये से भी डर लगने लगा। अपनी ही परछाई देखकर वो सिमट जाया करती थी, ये सोचकर शायद कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। दिन, सप्ताह, महीने बीतने लगे। माला न बोलती, न खाती, न सोती, बस टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। डॉक्टर प्रतिदिन आने लगे, पर माला में कोई सुधार न देखकर उन्होंने माला का केस मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा को सौंप दिया।
डॉक्टर वर्षा ने माला से बात करनी चाहिए, पर वह कुछ बोली नहीं। डॉक्टर वर्षा आती रही, माला की चुप्पी बनी रही। एक दिन डॉक्टर वर्षा ने पूछा, माँ से मिलना चाहोगी? माँ का नाम सुनते ही पत्थर की बुत बनी माला के शरीर में थोड़ी सी हरकत हुई, पर दूसरे ही पल वह फिर पत्थर बन गई। माला के शरीर की हरकत डॉक्टर वर्षा को इलाज की राह बता गई। दूसरे दिन डॉक्टर वर्षा उसकी माँ से मिली। माँ से मिलते रहने तथा निरंतर प्रयास से माला पर क्या बीत रही, वह किन परिस्थितियों से गुजर रही है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, ये जानने के बाद फिर शुरू हो गया एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर। जब बात नहीं बनी तो डॉक्टर वर्षा के कहने पर उसकी माँ मंत्रियों के पास अर्जी लेकर दौड़ने लगी। अथक प्रयास के बाद जाकर मंत्री जी उसकी बात सुनने को राजी तो हो गए, पर सुनने के बाद अपनी असमर्थता दिखा दी। माला की माँ झांसी की रानी के समान सबके सामने बाल सुधार घर की सत्यता उजागर करने की बात पर अड़ गई। डॉक्टर वर्षा ने बीच बचाव किया तथा माला के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए माला को अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव दिया और मंत्री जी से कहा, सर, अभी तो माला की भलाई के लिए आप उसे तुरंत अस्पताल में तो भर्ती करवा ही दीजिए। इस प्रकार माला तो बच जाएगी और आपको निगरानी करने, खोजबीन करने और उचित कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। उचित उपचार तथा अपनी माँ तथा डॉक्टर वर्षा का साथ व संरक्षण पाकर माला शीघ्र ही स्वस्थ हो डॉक्टर वर्षा के घर पर ही रहने लगी। 4 वर्ष बीत जाने पर आज काम करते हुए माला की माँ सोच रही थी कि काश सभी सताई हुई लड़कियों को डॉक्टर वर्षा जैसी मालकिन मिल जाती तो कितना अच्छा होता। डॉक्टर वर्षा सोच रही थी कि काश मुझे माला और माला की माँ पहले मिल जाती तो मेरा रिसर्च करना कितना आसान हो जाता। क्या बुराई है इनमें, हम इन गरीब लोगों को क्यों नहीं समझ पाते। डॉक्टर वर्षा के घर में बेबाक घूमती माला सोच रही थी, सपने देखना कितना अच्छा होता है, ईश्वर कितना महान है जो उसने मेरे घर में रहने व सजने संवरने के सपने को पूरा कर दिया। काश सभी के साथ ऐसा हो। धन्यवाद। काल्पनिक ही सही पर समाज के वास्तविक सत्य को उजागर करती कहानी ने आपके दिल को यदि छू लिया हो तो मेरी कहानी को कहानी सुनने के शौकीन मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया shraddha.pdy पर भेजने का प्रयास कीजिएगा या फिर बताइएगा कि आपको कैसी कहानी सुननी पसंद है। एक पक्ष के पश्चात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।